गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईईटी एडिटोरियल क्लास में। बहुत ही छोटा सा टाइटल है अपने एडिटोरियल का आज का, कॉम्प्लिसिट। मामला बहुत बड़ा है। इंडिया, कनाडा और यूएस के बीच में जो लव ट्रायंगल बन रहा है पन्नू को लेकर के, खालिस्तानियों को लेकर के, उस चीज़ को इस आर्टिकल में देखेंगे। मुद्दा आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग फील होगा आपको आज का आर्टिकल पढ़ने में। आज का क्विज भी आपको दिखा देते हैं जो कि इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। ठीक है, ऊपर आपको पैराजम्बल, नीचे कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, लास्ट में ग्रामर। तो पूरा पैकेज बना करके क्लास आपके लिए लाए हैं, सब कुछ बेसिक से सीखना। अब अगला आधा घंटा पूरा फोकस के साथ में आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। करे जी, कॉम्प्लिसिट। जब किसी चीज़ में आप कॉम्प्लिसिट हो जाते हैं तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो काम होता है कोई गलत। कॉम्प्लिसिट इन अ मर्डर, कॉम्प्लिसिट इन अ फ्रॉड। तो किसी चीज़ में लिप्त होना, इसको हिंदी में बोला जाता है। कह रहे जी शायद भारत भी कहीं पे लिप्त है, कॉम्प्लिसिट है, किसी काम में, गलत काम में शरीक है। अब कौन सा गलत काम है भाई और कैसे हम शरीक हैं? कह रहे जी इंडिया मस्ट कम क्लीन ऑन इट्स स्टांस ऑन ट्रांसनेशनल किलिंग्स। कह रहे इंडिया को, भारत को कम क्लीन होना ही होगा। कम क्लीन होना यानी किसी चीज़ पे अपना पक्ष या रवैया साफ तरीके से रखना। तो भारत को अपना रवैया एकदम साफ तरीके से बताना ही होगा, कम क्लीन होना ही होगा। अपनी पोजीशन पे, अपने स्टांस पे जो ले करके है ट्रांसनेशनल किलिंग्स को। देखिए, नेशनल यानी देसी, ट्रांसनेशनल यानी देश के पार, विदेशी भूमि पे, बाहर की धरती पे, और किलिंग्स का मतलब होता है हत्याएं। तो जब आप किसी आदमी को कनाडा में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में मरवा देते हैं क्योंकि वो आदमी आपको परेशान कर रहा था, एज ए गवर्नमेंट आप एक ट्रांसनेशनल किलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो भारत पे आरोप यही लगे हैं कि भारत यहीं से बैठा बैठा कनाडा में और यूएस में अपने एजेंट्स के थ्रू ट्रांसनेशनल किलिंग्स करवाता है खालिस्तानियों की। तो भारत को अपना स्टांस इस मामले को लेकर के उस पर कम क्लीन होना चाहिए। करवाई है तो बोल दो, छाती ठोक के बोलो। यूएस भी खूब करवाता है ना, कनाडा भी खूब करवा के बैठा है। और नहीं करवाई है तो भी एकदम आपको बिल्कुल खुले में आकर के समझाना है, बोलना है। इंडिया की वर्ब है मस्ट कम क्लीन। देखिए, क्लीन से बहुत सारी ईडियम्स बनती हैं। शायद मैं लिख करके भी लाया था, मिसिंग है, पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ लिखी हुई थी मैंने। एक ईडियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अ क्लीन स्टेट ऑफ हेल्थ। अ क्लीन स्लेट या बिल, ठीक है, बिल ऑफ हेल्थ। ये ईडीएम को जरूर याद रखना, एग्जाम में आई हुई है। आज के क्विज में मैं आपसे पूछूंगा। ईडीएम का मीनिंग है जब आपने कोई टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट में आपका सब कुछ सही आया तो वो रिपोर्ट कहलाएगी अ क्लीन स्लेट और बिल ऑफ हेल्थ। समझ गए ना? एकदम सब कुछ उसमें, आपकी हेल्थ का सब कुछ क्लीन है, कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में नहीं है। तो ऐसी टेस्ट रिपोर्ट को क्लीन स्लेट या बिल ऑफ हेल्थ बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालेंगे। सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में एक साथ देख लो। क्लास अगर अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, एक लाइक ज़रूर से दिया करो। आपके लाइक्स और शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जरिया है इस चैनल को सपोर्ट करने का। आपके पैसे नहीं लगेंगे, चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा। एग्जाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पासिस की अगर आपको ज़रूरत है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की ऑनगोइंग सेल का। पिछले कुछ वक्त से मॉक टेस्ट पासिस के दाम बढ़ गए हैं। 700 रुपये के आसपास हो गए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट पास, जो कि सेल में आपको मिल रहा है 608 रुपये में। कूपन लगाना है YT10। इस कूपन को लगा करके 1 साल का मॉक टेस्ट पास आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, जितने भी एग्जाम्स हैं इनका कंबाइंड मॉक टेस्ट पास मिल जाएगा। 75,000 के आसपास इसमें मॉक टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो SSC CGL के Tier 1 Tier 2 के लगभग 1000 नए टेस्ट है ना इसमें ऐड हो चुके हैं। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का आपको लिंक दिखाएगा फर्स्ट कमेंट में। जो भी प्राइस आपको उस लिंक से दिखाए, आपको उस पर कूपन लगाना है YT10। आपका प्राइस घट के हो जाएगा 608 रुपये। तो कूपन लगाना ना भूलें, अपनी सेविंग्स को बचा करके रखें। कमेंट सेक्शन में आपको पास का लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी शुरू करेंगे ओवर राइड से। देखिए, राइड का मतलब है सवारी करना। अगर आप घोड़े को राइड कर रहे हैं तो घुड़सवार हैं, हॉर्स राइडर हैं। और ओवर यानी ऊपर। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर बैठ जाए और सवार हो जाए तो ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ को कंट्रोल करेगी। अगर आप गाड़ी पे बैठे हैं तो गाड़ी आपको कंट्रोल नहीं करेगी, आप गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। आप ओवर राइड कर रहे हैं गाड़ी को।
घोड़े पे बैठे हैं, गधे पे बैठे हैं, ऊँट पे बैठे हैं, जिस भी जानवर या चीज़ पे बैठ जाएंगे, अब वो चीज़ आपके कब्जे में है, आप उसको कंट्रोल करेंगे। तो ओवरराइड का मतलब होता है कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, या नीचे वाली चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और इसका दूसरा मीनिंग है किसी चीज़ के ऊपर बैठ करके नीचे वाली चीज़ को दबा देना, उसकी अहमियत को ख़त्म कर देना। मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा दोनों ही तरीके से वर्ड, बस ये सवारी और राइडिंग से याद रखना। द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स शुड ओवर राइट्स, जो सिटीजन्स का वेलफेयर है, नागरिकों की भलाई है, इस काम को ओवर राइड करना चाहिए। और किस चीज़ के ऊपर? ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स इन द पॉलिसीज़ ऑफ ए स्टेट, सभी ऑब्जेक्टिव्स को जो किसी भी स्टेट की या राज्य की पॉलिसीज़ में है। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि देश के नागरिकों की भलाई आपको देखनी है, और ये वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव है ये ओवरराइड करेगा, डोमिनेट करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा बाकी सभी जो है ऑब्जेक्टिव से। ठीक है बेटा, कुछ सेंस बेटा? द लेटेस्ट रूलिंग ऑफ द एससी ओवरराइड्स द रूलिंग्स पास्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन द पास्ट। कह रहा है जो लेटेस्ट रूलिंग है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो ओवरराइड करता है, दबा देता है, कैंसिल कर देता है उन सभी फैसलों को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किए थे इस मामले में इन द पास्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ फैसला आया, 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को दबा दिया, ओवरराइड कर दिया और बोल दिया कि हमारा चलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट का हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी चीज़ को दबा देने के लिए दूसरा वाला मीनिंग ओवरराइड का यूज़ होता है, कैंसिल करना, एन्यूल करना। डिटेल में मेरे ख्याल से सीख गए हैं। ओवरराइड को सुपरसीड करना भी बोलते हैं। सुपरसीड वर्ड की स्पेलिंग देख लेना, अंग्रेजी में एक अकेला ऐसा वर्ड है जिसमें सीड लिखा हुआ है, सीड, और उसमें सीड की स्पेलिंग है SEDE। सीड जब भी आता है तो CEED के नाम से आता है अंग्रेजी में, या CED के नाम से आता है, जैसे कंसीड, सक्सीड, है ना? कंसीड में CEDE, सक्सीड में CEED, लेकिन ये सुपर सीड अकेला ऐसा वर्ड है जो SEDE से सीड बना रहा है। तो स्पेलिंग इसकी खास ध्यान करने लायक है। आज स्पेलिंग वाले एरर में मैंने पूछा इसे। अगला वर्ड है अपने पास रीक। आपने वो सुना होगा मुगले आजम मूवी में, कभी ट्रेलर देखा हो तो शायद अकबर कहता है जहांगीर को, या क्या, मैंने मूवी देखी नहीं है, कि तुम्हारी बातों से बगावत की बू आती है। पुरानी फिल्मों में वो प्राण भी था ना जो आपका विलन होता था, ऐसी बातें करता था, तुम्हारी बातों से बेईमानी की बू आती है। तो जब किसी चीज़ से किसी चीज़ की बू आए, स्मेल आए, या किसी चीज़ का इंडिकेशन आए, अब बातों से तो स्मेल नहीं आएगी ना, बातों से तो इंडिकेशन आएगा। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रीक करना, या उसके लिए एक और वर्ड है स्मैक करना। ठीक है, स्मैक ऑफ या रीक ऑफ, ऐसे इसको यूज़ करते हैं। ऑफ इनके बाद में फिक्स्ड है। द USA's हॉस्टाइल रिस्पॉन्स टू इंडिया ओवर कनाडाज एक्विजिशन रीक ऑफ कॉन्स्पिरेसी, हिपोक्रेसी। कह रहा है जो USA का हॉस्टाइल रिस्पॉन्स है, हॉस्टाइल यानी दुश्मनी भरा, एग्रेसिव, अमेरिका का जो एग्रेसिव या आक्रामक रवैया है, रिस्पॉन्स है भारत के सामने कनाडा के एक्विजिशंस को लेकर के, कनाडा के आरोपों को लेकर के, उसमें से हिपोक्रेसी की बू आती है। रीक ऑफ या स्मैक ऑफ करता है वो हिपोक्रेसी को। हिपोक्रेसी का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड्स। अमेरिका मेरे ख्याल से दिन में 10 लोगों की ट्रांसलेशनल किलिंग करता होगा। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें ना अमेरिका की, आप यहाँ बगदाद में मरवा दिए, इराक में, कभी वियतनाम में घुस गया, अफगानिस्तान में घुस गया, ट्रांसनेशनल किलिंग पे किलिंग कर रहा है अमेरिका 150 साल से। लेकिन वो एक उसके पीछे पड़े, निज्जर के पीछे, कि भारत ने तो नहीं करवा दिया कहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी दिखाता है अमेरिका की, रीक ऑफ हिपोक्रेसी। चलिए, रीक्स ऑफ होना चाहिए था यहाँ पे, सही कर दूंगा इसको मैं। रिस्पॉन्स की वर्ब सिंगुलर होगी, रीक्स आएगा, याद रखना इस फ्रेजल वर्ब को। अगला वर्ड अपने पास अनडनेबल। ऐसी चीज़ जो जस्टिफाइबल ना हो या एक्सेप्टेबल ना हो, वो अनडनेबल होती है। जैसे आप मुझसे पैसे मांग रहे हो और पैसा मांग के मुझे एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं कि मुझे ज़रूरत है ना, किसी काम के लिए अर्जेंट ज़रूरत है, और अगले दिन मैं आपको देखूं किसी बहुत महंगे शोरूम के अंदर महंगी सी चीज़ बाय करते हुए, तो आपका पैसा मांगने का काम अनटेनेबल या अनजस्टिफाइड हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि उस वक्त ज़रूरत थी, है ना, 20 रुपये की, अब 2000 रुपये की, 20,000 की चीज़ मैं लेने आया हूँ। तो ये समझ पा रहे हो ना, जब कोई चीज़ लॉजिकली फिट ना बैठ रही हो वो अनटेनेबल हो जाती है, लॉजिकली फिट ना बैठे। द थ्योरी वॉज फाउंड टू बी अनटेनेबल एंड रिजेक्टेड। थ्योरी जो है लॉजिकली फिट फाउंड नहीं हुई, अनटेनेबल फाउंड हुई और रिजेक्ट कर दी गई। अनटेनेबल को इनडिफेंसिबल भी बोलते हैं, जिस चीज़ को डिफेंड ना किया जा सके, है ना, जिस चीज़ का बीच बचाव ना किया जा सके, लॉजिकली जो अनफिट हो। चलिए, यू विल सी द वर्ड अनटेनेबल इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है डायस्पोरा। बहुत बार ये वर्ड आता है, किसी भी देश के लोग जब किसी दूसरी कंट्री में जाके बस जाते हैं तो वहाँ एक ग्रुप बना के रहते हैं वो,
जैसे इंडिया में जाएंगे लोग यूएस में, तो ऐसा नहीं है गोरों के साथ घुले मिलेंगे, मिलेंगे ऑफकोर्स वर्क प्लेस पे, और लेकिन जब उनका रहने की बात आएगी तो वो एक ग्रुप बना के रहेंगे। किसी शहर के किसी टाउन में गली के अंदर 1500 इंडियन मिल जाएंगे आपको एक साथ। तो इस तरीके से किसी भी कंट्री के ग्रुप्स को या लोगों के ग्रुप्स को विदेश में बोलते हैं डायस्पोरा, द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड एंड हैविंग कॉमन नेशनैलिटी। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। भारत के जो प्रवासी ग्रुप हैं टेक्सास में अमेरिका में, वो सड़कों पे इकट्ठे हो गए पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवासी ग्रुप। चलिए, डायस्पोरा को इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, हेमिग्रेंट्स, एक्सपैट्रिएट्स, रिपैट्रिएट्स सभी वर्ड से बताया जाता है। आज इन वर्ड्स के अंदर घुसूंगा नहीं मैं, सब एक जैसे ही ऑलमोस्ट वर्ड्स हैं, डायस्पोरा के सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड अपने पास ऐसे। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्या वर्ड हुआ, ऐसे मतलब तो लिमंद होता है ना, क्या मतलब है इसका? ऐसे वर्ड कहाँ से ही मुश्किल वर्ड हो गया ये। देखिए, ऐसे होता है निबंध नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में ऐसे का मतलब होता है भरसक कोशिश करना। निबंध भी एक कोशिश ही होती है अपने आप में। ऐसे निबंध आप नहीं लिख देते हो, किसी चीज़ के सारे पहलुओं पे सोच विचार करके उनको कवर करते हुए निबंध लिखा जाता है। तो वर्ब फॉर्म में ऐसे का मतलब होता है किसी काम के लिए भरसक कोशिश करना। द मैनेजमेंट एसेड वेरियस स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैनेजमेंट ने ऐसे की या कोशिश की या आजमाई बहुत सारी स्ट्रेटजीज भरसक मेहनत के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसे वर्ड में आपको खून पसीने वाली मेहनत दिखेगी, याद रखना। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। चलिए एक समरी आपको दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि कनाडा कह रहा है जी इन्होंने मरवाया निज्जर को, और ये नाम ले रहे हैं अलग अलग लोगों के, कभी लॉरेंस बिश्नोई का, कभी किसी है ना यादव का, विकास यादव का, कभी कोई रोहित का, कभी ये इनको रॉ का एजेंट बताते हैं, कभी। ओवरऑल भारत सरकार पे आरोप ये पड़ रहा है कि सरकार ही अपने एजेंट्स के थ्रू कनाडा में, यूएस में खालिस्तानियों को मरवाने की कोशिश कर रही है। हमारा आर्टिकल कर रहा है जी 2 बातें। पहली बात तो आप अगर खालिस्तानियों को मरवा रहे हो तो ये काम यूएस भी करता है। वो अपने जो यूएस के डिसेंटर्स हैं, जिनको यूएस को जिनसे दुश्मनी है, वो काम यूएस भी करता है, यूरोप भी करता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको आरोपी बताया जा रहा है तो आप खुलेआम कह भी सकते हो कि देश के दुश्मनों को, गद्दारों को हमने मरवाने की कोशिश की थी। दूसरा, यूएस और कनाडा आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, ये इनकी हिपोक्रेसी है। दुनिया के ये बड़े हत्यारे हैं, हत्यारों के ग्रुप में से हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में से। इनका दबाव डालना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और तीसरी बात, अगर इंडिया ने नहीं मरवाया ना, तो इंडिया को कम क्लीन होना होगा, सबके सामने आना होगा, साफ बोलना होगा कि हम इन कामों में इन्वॉल्व नहीं हैं। क्योंकि इंडिया की चुप्पी की वजह से भारत की आपको इनकैपेबिलिटी या यूँ कह दें कमजोरी दिखाई देती है कि भारत कुछ काम करता है और लोगों को पता भी लग जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं बहुत कमज़ोर हैं इसकी, है ना, सीक्रेसी के साथ कोई मिशन भी जो है अंजाम नहीं दे सकती। तो ये सारे पहलुओं को इस आर्टिकल में बताया गया। टोन है आज की क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है यूएस को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को और भारत के स्टांस को। साथ ही आपको थोड़ा सा है ना क्वेश्चन दे रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चनरी टोन। शुरू करें। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेकेंड इंडाइटमेंट against an Indian intelligence and parliamentary officer in an alleged plot to kill American Khalistani activist Gurpantwan Singh Pannu indicates another serious turn in the case। कह रहा है जी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो सेकंड इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, कोर्ट में बुलाना, उसके ऊपर आरोप लगाना, इंडाइट करना। कह रहा है यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है या वहाँ की न्यायपालिका है, उसका दूसरी बार जो केस चलाने का काम है, इंडाइटमेंट का काम है, भारत के एक इंटेलिजेंस और पैरामिलिट्री ऑफिसर के सामने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के एक ऑफिसर के सामने। और ये इंडाइटमेंट हो रही है एक कथित तौर पे हुए एक प्लॉट में, साजिश में, एलिजिड प्लॉट में। एलिजिड मतलब कथित है, प्रूफ नहीं है इसके, कहा जाता है इसको, जो है मारने का अमेरिका में बैठे खालिस्तानी एक्टिविस्ट पन्नू को। मारा नहीं, अभी जिंदा है, ये सांसें ले रहा है, लेकिन इसको मारने का प्लॉट हमने बनाया था, है ना, ऐसा हम पे आरोप है। कह रहे जी जो इंडाइटमेंट है ना, इस तरह का आरोप लगाने का काम है, ये इंडिकेट करता है एक और गंभीर मोड़ को, सीरियस टर्न को। सीरियस यानी गंभीर, टर्न यानी मोड़। उस केस में दैट हैज़ कास्ट अ लॉन्ग शेडो ओवर यूएस इंडिया टाइज, जो केस कास्ट कर चुका है, डाल चुका है एक लंबी परछाई को, काली परछाई को भारत अमेरिका के रिश्तों में। कास्ट अ लॉन्ग शेडो करना, किसी चीज़ पे काली परछाई डालना, किसी चीज़ पे बैड इन्फ्लुएंस छोड़ना। तो इंडिया यूएस के रिश्ते वैसे ही थोड़े से खट्टे मीठे हो रहे हैं पन्नू को लेकर के। अब दूसरी बार एक और इंडियन ऑफिसर के ऊपर जब सरकार ने वहाँ पे कोर्ट के अंदर केस लगाया है, तो और ज़्यादा रिश्ते खराब होते दिखाई दे रहे हैं। इंडाइटमेंट सब्जेक्ट है,
इंडाइटमेंट मैंने आपको बता दिया, फॉर्मली किसी को कोर्ट में लाके घसीट करके उस पर चार्ज लगाना। इंडिकेट्स इसकी वर्ब है। दैट आया है केस के लिए, ठीक है। अनदर सीरियस टर्न इन द केस, दैट की वर्ब है हैज़ कास्ट अ लॉन्ग शैडो। कास्ट अ लॉन्ग शैडो मैंने आपको अभी समझाया, किसी चीज़ पे काली परछाई या बुरा इन्फ्लुएंस डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द इंडाइटमेंट अगेंस्ट विकास यादव वॉज रिलीज पब्लिकली along with an arrest warrant and his listing on the FBI's database of most wanted, the first time that an Indian official has been so marked out। कह रहा है जी, जो इंडाइटमेंट है, आरोप लगाने का काम है विकास यादव नाम के शख्स पे। कह रहा है ये इंडाइटमेंट जो है रिलीज़ की गई पब्लिकली, लोगों के सामने इसका ऐलान किया गया। चुपचाप नहीं किया अमेरिका ने काम, ढोल बजा करके बताया कि विकास यादव नाम का एक ऑफिसर है भारत का, उसके सामने हम आरोप लगा के उस पर केस चला रहे हैं। और ये सारा काम इन्होंने किया अलॉन्ग विद, साथ ही साथ अलॉन्ग विद एक अरेस्ट वारंट के विकास यादव के नाम और उसकी लिस्टिंग के, उसके लिस्ट में नाम डाले जाने पे FBI के डेटाबेस में जो है मोस्ट वांटेड का। मोस्ट वांटेड आप समझते हैं ना, ओसामा लादेन, दाऊद इब्राहिम, वैसे ही इनको विकास यादव से डर लगता है ना। तो इस तरीके से ढोल नगाड़े बजा करके विकास यादव नाम के आदमी को जो इन्होंने लिस्ट किया, अरेस्ट वारंट लगाया, पब्लिकली उनको बताया। कह रहा है ये जो काम है ना, ये पहली दफ़ा है, फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि एक भारत का ऑफिसर, भारत का एक सरकारी कर्मचारी इस तरीके से मार्क आउट किया गया है, उसके ऊपर निशान लगा है। मार्क आउट करना यानी किसी चीज़ के ऊपर, समझ गए ना, मार्क लगाना। जब आप किसी को मार्क लगाते हो किसी तस्वीर वस्वीर पे, तो यानी अब आपके निशाने में है वो। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल को अमेरिका ने निशाने में लिया है। इंडाइटमेंट की वर्ब है वॉज रिलीज्ड, इंडियन ऑफिशियल की वर्ब है हैज़ बीन मार्क्ड आउट। सब कुछ समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई। कह रहा है जी, द डेवलपमेंट्स केम जस्ट आफ्टर अ हाई लेवल इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर ट्रैवल टू द US। कह रहा है हैरानी की बात यह है, ये सारी डेवलपमेंट्स, ये सारा घटनाक्रम जो हुआ, ये कम हुई यानी हुई बिल्कुल बाद में, जब एक बड़े लेवल की इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन थी, भारत की सुरक्षा एजेंसियों का एक प्रतिनिधित्व ग्रुप था, डेलीगेशन यानी ऑफिसर्स का ग्रुप, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस मैटर को, जो मामले की जांच कर रहा था, जब उसने ट्रैवल किया अमेरिका में, US में वो पहुंचा। एंड द US स्टेट डिपार्टमेंट एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन विद इंडियाज़ कोऑपरेशन। और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, गृह मंत्रालय ने अपना सेटिस्फैक्शन भी दिखाया था इंडिया के कोऑपरेशन या सहयोग को लेकर के। तो हमारी एक टीम जो है अमेरिका में पहुंची है, वहाँ पे अमेरिकियों के साथ मिल करके पन्नू की हत्या के साजिश के ऊपर जो है मतलब समझ गए ना, इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उस इन्वेस्टिगेशन को अमेरिकियों ने ये भी बताया कि बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है भारत, हम उससे संतुष्ट भी हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी सेटिस्फेक्शन दिखाने के बाद भी विकास यादव के ऊपर ये पूरी कार्रवाई अमेरिका ने करके दिखाई। तो ये अजीबोगरीब बातें बता रहे हैं ना, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। डेवलपमेंट्स की वर्ब है घटनाक्रम की कम, दीज डेवलपमेंट्स कम। US डिपार्टमेंट की वर्ब है एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन की वर्ब है ट्रैवल्ड। आफ्टर दिस डेलीगेशन ट्रैवल टू द US। डेलीगेशन मैंने आपको बता दिया है ना, एक प्रतिनिधि ग्रुप बोल दो, एक है ना, इस तरीके से बोल दो, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के ग्रुप को, जो किसी काम के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, ठीक है। इसकी वर्ब हो जाएगी ट्रैवल। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ, जस्ट अ मिनट। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी, हाँ एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, पीछे छूट गए, एक एक करके कराऊंगा दोनों। सवाल आपसे ये है, इन्वेस्टिगेट के बाद में क्या इनटू का इस्तेमाल नहीं होना था? इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, ऐसा भी तो लिखा हुआ देखा होगा आपने कई बार। तो इनटू कहाँ चला गया आज? सोचो एक बार खुद से, अभी पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करवाता हूँ, ठीक है। कह रहे जी, देयर इज कॉज फॉर कंसर्न नाउ, चिंता का भी कारण हमारे पास अब आ गया है, देयर इज कॉज फॉर कंसर्न नाउ। और वो क्या है? द सेकेंड इंडाइटमेंट दैट सुपरसीड्स द वन अगेंस्ट जेल बिजनेसमैन निखिल गुप्ता रिपीट्स लिंकेजेस टू द कैनेडियन केस ऑफ द 2023 किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप नज्जर। कह रहा जी, जो सेकंड इंडाइटमेंट है, दूसरी बार जो आरोप लगाने का काम हुआ है, जो सुपरसीड करता है, जो पहले वाली इंडाइटमेंट के ऊपर आ गया है, उसको कैंसिल करके, और किसको? उस वाली को, वन को, जो अगेंस्ट हुई थी जेल्ड बिजनेसमैन निखिल गुप्ता के सामने। कह रहे सेकंड इंडाइटमेंट जो है ना, ये रिपीट करती है लिंकेजेस को, ये फिर से दोहराती है उन रिश्तों को जो है कनाडा के केस का 2023 में
हत्या का कैनेडियन एक्टिविस्ट जो है हरदीप निज्जर की। तो इस बार अमेरिका ने क्या किया, कनाडा में केस जो चल रहा था उस केस से इसको लिंक कर दिया पन्नू को। तो एक हमारे लिए कंसर्न आ गया कि दोनों मिले हुए हैं। रंगा बिल्ला आपने सुना होगा ना, वो पहले दो हुआ करते थे रंगा बिल्ला। तो ये चोर चोर मुसेरे भाई रंगा बिल्ला जो है मिल करके दोनों केसेस को कंबाइन करके इंडिया पे एलिगेशंस लगा रहे हैं ना कि आप जो है ट्रांसनेशनल किलिंग्स करवा रहे हो। तो कोज फॉर कंसर्न है हमारे लिए, हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं। कोज फॉर कंसर्न की वर्ब है इज, सेकंड इंडाइटमेंट की वर्ब है रिपीट्स। इंडाइटमेंट आप समझ चुके हैं, दैट आ इंडाइटमेंट के लिए दैट की वर्ब है सुपरसीड्स। सुपरसीड करना, किसी चीज़ के ऊपर बैठ जाना, उसको है ना ओवर राइड करना, उसको कैंसिल करके उसके ऊपर डोमिनेट करना। सीड की स्पेलिंग देख लेना, SED। ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, है ना। इंडिया को आप थोड़ा सा अलग करेंगे, कॉर्नर के अंदर ड्रैग करेंगे, ताकि जो आगे ब्रिक्स समिट है वहाँ पे इंडिया ब्रिक्स करेंसी का पार्ट ना बने, है ना। ऐसा अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको आइडिया लगेगा कि ये सब जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ कॉर्नर कर रही हैं इंडिया को, ताकि रशिया चाइना से नज़दीकियाँ ना बने। इट सीम्स नो कोइंसिडेंस दैट द इंडाइटमेंट इज टाइम्ड विद द कैनेडियन एक्सपल्जन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स। कह रहा है ये भी कोई संयोग नहीं है। इट सीम्स नो कॉन्फिडेंस कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस क्या होता है, संयोग। कि जो इंडाइटमेंट है ये बिल्कुल उस मौके पे आया है, टाइम्ड हुआ है कनाडा के एक्सपल्जन के साथ ही। एक्सपल्जन करना यानी भगा देना, किसी को निकाल देना, भारत के डिप्लोमेट्स का, भारत के राजदूतों का। स्पार्किंग अ डिप्लोमेटिक स्टॉर्म एंड ऑल्सो स्टेटमेंट्स बाय फाइव आइज अर्जिंग इंडिया टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन विद कनाडा। और ये एक्सपल्जन हुआ था स्पार्क करते हुए, भड़काते हुए एक कूटनीतिक तूफान को, डिप्लोमेटिक स्टॉर्म को, और साथ ही साथ बहुत सारी स्टेटमेंट्स को जो फाइव आइज ग्रुप से आई थी। फाइव आइज मतलब ये 5 है ना जासूसी का ग्रुप बना हुआ है, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शायद न्यूजीलैंड है, देख लेना इसमें। तो ये 5 UK, तो ये 5 आइज एक इन्होंने ग्रुप बना रखा है जासूसी करने के लिए दुनिया भर पे। इस ग्रुप की भी स्टेटमेंट्स आई जो अर्ज कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी इंडिया को कि भारत जो है कनाडा से कोऑपरेट करे इस पूरी जांच में, मामले में। तो ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि ये सब चल रहा था, कनाडा में हो रहा था और यहाँ पे फिर विकास यादव का केस आया। ये सब मिली जुली सी एक प्लानिंग या प्लॉट का हिस्सा है। इट की वर्ब है सीम्स, इंडाइटमेंट की वर्ब है इज टाइम्ड। चलिए, कह रहा जी दैट दीज स्टेटमेंट्स रीक ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड गिवन दैट these countries have a record on transnational killings must not stop India from upholding the law। कह रहा है कि ये बात की, दैट कौन सी बात, कि ये स्टेटमेंट्स जो आई हैं फाइव आइज की, कनाडा की, US की, UK की, ये रीक ऑफ करती हैं, इनसे बू आती है, ये स्मैक ऑफ करती हैं डबल स्टैंडर्ड्स की या फिर दोहरी नीति की, हिपोक्रेसी की, है ना। गुड़ खाते हैं और चीनी खाने को मना करना, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। कह रहे ये बात की कि इन सारी स्टेटमेंट से डबल स्टैंडर्ड्स की बू आती है, और वो ऐसे आती है देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट कि ये सारी कंट्रीज फाइव आइज वाली, इनके खुद के बड़े ख़राब रिकॉर्ड्स हैं ट्रांसनेशनल किलिंग्स को लेकर के, दूसरी कंट्रीज़ में लोगों को मरवाने को लेकर के। कह रहा है इस बात को ना स्टॉप नहीं करना चाहिए भारत को, अपहोल्ड करने से, लॉ को बनाए रखने से, कानून को। हम मानते हैं कि ये 5 कंट्रीज़ खुद भी बदमाश हैं, बदमाशी करती हैं और भारत से जवाब मांग रही हैं कि आपने कोई बदमाशी तो नहीं की, हम मानते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ को देख करके भी भारत को कानून का पालना जरूर करना है, अपहोल्ड जरूर करना है लॉ को, यानी कानून को हाथ में नहीं लेना। चलिए, दैट की वर्ब है मस्ट स्टॉप, स्टेटमेंट्स की वर्ब है रीक ऑफ करना, स्मैक ऑफ होना, किसी चीज़ से बू आना, कंट्रीज़ की वर्ब है हैव। कह रहा है जी बट दिस श्योरली रेजेस क्वेश्चंस अबाउट वेदर दीज अलाइज आर रिलायबल एज इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। कह रहा है लेकिन ये चीज़ श्योरली रेज करती है सवालों को इस चीज़ को लेकर के कि हाँ या ना, ये सारे जो अलाइज हैं, हमारे दोस्त बने हुए हैं, कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, क्या ये रिलायबल हैं या नहीं भारत के सबसे नज़दीकी रणनीतिक पार्टनर्स के तौर पे। तो इस पूरी घटना से एक ही सबक निकलना चाहिए। सबक ये नहीं निकले कि निज्जर मर गया या पन्नू बच गया, या सबक ये निकले कि ये 5 कंट्रीज़ कैसे एकदम से इकट्ठी हो गई, क्योंकि इनमें अंग्रेज है 5 में ना, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, और इंडिया को इन्होंने अचानक से कॉर्नर कर लिया, जबकि नॉर्मल हालातों में ये हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हमारे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो ये सवाल खड़ा होना चाहिए दिमाग में। दिस की वर्ब है रेजिस, अलाइज की वर्ब है। चलिए कुछ अपने देख लेते हैं छोटे बड़े कॉन्सेप्ट जो ऊपर रह गए हैं, है ना। देखो कॉन्सेप्ट ये है, ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये काम करते हैं प्रेपोजिशंस का, और अपना ऑब्जेक्ट हमेशा लेते हैं, और इनके ऑब्जेक्ट को आप कभी कभी सब्जेक्ट मान बैठेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। टेक्निकली बताता हूँ कैसे होता है ये।
इंडिया अपार्ट फ्रॉम टर्की इज या आर गोइंग टू बी सैंक्शनड बाय द यूएस अंडर द काटसा। टर्की के साथ साथ या टर्की के सिवा इंडिया जो है वो भी सैंक्शन होने वाला है यूएस के द्वारा, प्रतिबंध लगाया जाने वाला है अमेरिका के द्वारा काटसा एक्ट के अंडर। देखो इंडिया पे भी लगेंगे, टर्की पे भी लगेंगे, तो यहाँ पे इज लिखूँ या आर लिखूँ? भाई दोनों पे लगेंगे तो आर लिख देता हूँ। इंडिया अपार्ट फ्रॉम टर्की आर गोइंग टू बी सैंक्शनड, ऐसा ही होगा ना, बस वही समझा रहा हूँ आपको मैं। ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हो ये प्रेपोजिशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इन कंजंक्शन विद। तो इनके बाद में जो नाउन आप देख रहे हैं वो इसका ऑब्जेक्ट है। अगर टर्की जो है अपार्ट फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है तो टर्की सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो सब्जेक्ट बचा अकेला इंडिया, और अगर इंडिया सब्जेक्ट बचा तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो इन वर्ड्स को कभी भी आपको सब्जेक्ट का पार्ट नहीं कनेक्ट करना है, इनके बाद आने वाला नाउन अलग होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको तब अजीब नहीं लगता अगर ऐसा लिखा होता अपार्ट फ्रॉम टर्की। देखो सेंटेंस ऐसे शुरू होता अपार्ट फ्रॉम टर्की इंडिया, यहाँ लिखा होता इंडिया, फिर लगा देते आप आगे इज या आर, जो भी लगाना है, इज गोइंग टू लिखते। अगर ये शुरू में आया होता तब तो आपको दिक्कत ही नहीं होती, ये जब बीच में आते हैं ना तब आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी फील होती है। वैसे ही चाइनाज इकॉनमी इन एडिशन टू अदर एशियन इकॉनमीज हैज़ या हैव बिन हिट बाय ऑनगोइंग ग्लोबल रिसेशन। चाइना की इकॉनमी जो है साथ ही साथ दूसरी एशियन इकॉनमीज़ के वो हिट हुई है, उसने चोट खाई है ऑनगोइंग ग्लोबल रिसेशन से। अब चोट तो सभी ने खाई है, चाइना ने भी खाई है साथ ही साथ, है ना, इन एडिशन टू एशियन इकॉनमीज़ ने। लेकिन इन एडिशन टू एक प्रेपोजिशन है, एशियन इकॉनमीज इसका ऑब्जेक्ट है, चाइना की इकॉनमी अकेली बची सब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से वर्ब आएगी, चाइना इकॉनमी सिंगुलर, वर्ब आएगी हैज़ यानी कि सिंगुलर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चल ये वर्ड्स देख लो, लिस्ट बना लो, इनकी स्क्रीनशॉट ले लो। 9 है, 9 में से एक पे भी गलती आपको नहीं करनी है, आज के क्विज में पूछा हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे पूछा भी कि इन्वेस्टिगेटिंग के बाद में आर क्यों नहीं लगा, आर नहीं लगेगा, सॉरी इनटू जो है नहीं लगा, क्यों नहीं लगेगा? इनटू इसलिए नहीं लगेगा, ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं लेफ्ट में जिनकी नाउन फॉर्म उनसे बहुत मिलती जुलती है राइट में। इन्वेस्टिगेट करना यानी जांच करना, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच। जांच जब कर रहे होते हैं वर्ब फॉर्म में तो ये वर्ब कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती, लेकिन जांच नाम का नाउन अपने बाद में इनटू लेता है। हीड यानी किसी चीज़ को सुनना, किसी की बात को समझना। हीड माई एडवाइस यानी मेरी एडवाइस को आप सुन रहे हैं, तो वर्ब फॉर्म में सुनने के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है, हीड समबडीज एडवाइस। लेकिन नाउन फॉर्म में हीड वर्ब नाउन जो है अपने बाद में टू प्रेपोजिशन लेता है, गिव हीड टू समबडीज एडवाइस। समझ पा रहे हो? तो ऑर्डर वर्ब भी है, ऑर्डर नाउन भी है। ऑर्डर वर्ब फॉर्म में ऑर्डर करना, नाउन फॉर्म में यानी, है ना, ऑर्डर, किसी चीज़ के लिए आपने जो ऑर्डर दिया हुआ है। सारी याद करनी पड़ेंगी, पढ़ेंगे क्या मतलब है, इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख रहे हो, है ना, एक नया कॉन्सेप्ट आपने देखा है, माइंड करो इनको। याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्ड जब नेक्स्ट टाइम दिखे तो ये स्क्रीनशॉट खोले आपका फ़ोन में से कि सर ने कुछ बताया हुआ था, स्ट्रेस वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेती है लेकिन स्ट्रेस नाउन अपने बाद लेता है ना, टारगेट वर्ब नहीं लेती है लेकिन टारगेट नाउन अपने बाद में ऑन लेता है। तो जितना रीडिंग करोगे, इसको रेफर करोगे, उतना दिमाग में बैठेगा, रट्टा मार करके ये काम नहीं हो सकता। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका सुंदर सा ले लो, साफ सुथरा सा। चलो, द स्लो डाउन सीम टू impact on all major economies of the world. The slowdown has put an impact on all major economies of the world. यहाँ भी impact, यहाँ भी impact। देखो फर्स्ट impact के बाद का on गलत है, सेकंड के बाद का सही है, बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ भी impact, यहाँ भी impact, यहाँ कैसे on लगा दिया, यहाँ क्यों छोड़ दिया? अरे बावले, ये impact एक verb है, अभी फिर यही तो बताया था। impact जब एक verb होती है इसका मतलब होता है किसी पे असर डालना, तब ये अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। चाइना की इकॉनमी दिखाई देती है कि वो इम्पैक्ट डाल रही है, टू इम्पैक्ट एक वर्ब यानी सेमी वर्ब का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव भी तो वर्ब ही होता है ना। तो चाइना की इकॉनमी, सॉरी स्लो डाउन दिखाई देता है कि वो इम्पैक्ट कर रहा है सारी इकॉनमीज़ को, तो यहाँ पे वर्ब निकाल दी मैंने। लेकिन यहाँ देखो स्लो डाउन ने डाला है एक इम्पैक्ट, डाला है, पुट किया है एक इम्पैक्ट, समझ गए ना? डालने का यानी पुट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इम्पैक्ट नाम का नाउन, यहाँ इसका मतलब है असर। यहाँ पे जो है ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जरूरी है। चलिए, बाकी बेसिक ग्रामर में अच्छे से करवा चुके हैं कॉन्सेप्ट आपको, और नया ग्रामर कोर्स ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है एसएससी बैंक वालों के लिए, पूरा बिल्कुल बेसिक से, जो आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ करके एकदम बेसिक से पूरी ग्रामर आपको कवर करवाई जाएगी ऐप के ऊपर। थोड़ा सा टाइम मुझे दो, कोर्स अभी मैं थोड़े दिनों में लाइव कर दूंगा उसको। कह रहा है जी न्यू दिल्ली मस्ट नॉट डिल्यूट इट सेल्फ एंड मस्ट प्रोसीड ऑन द जम्पशन
that the cases in the US and Canada are being linked by their investigating agencies। कह रहा है इंडिया को या न्यू दिल्ली को डिल्यूड नहीं करना है अपने आप को। आपने एक वर्ड सुना होगा डिल्यूजन, वहम, धोखा, वहीं से डिल्यूड होता है किसी को धोखा देना, वहम डालना। कह रहा है जी भारत को अपने आप को वहम में नहीं डालना है इस चीज़ में, किस चीज़ में, और किसी भी चीज़ में है ना, अपने आप को वहमी बनाना ही नहीं है, डिल्यूड नहीं करना है, और भारत को प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है इसी अजम्पशन पे, इसी ख्याल पे कि जो केस हैं यूएस कनाडा के वो जानबूझ करके लिंक किए जा रहे हैं दोनों देशों की पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा। तो इस वहम में मत रहो कि ये संयोग है, वहाँ निज्जर का केस हुआ, यहाँ पन्नू का हो रहा है ना, वहम नहीं, वहम मत करो अपने आप में। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज सच में हाथ में हाथ मिला करके भारत को कॉर्नर कर रही हैं। बड़ी अच्छी एडवाइस है इंडिया की, वो है मस्ट नॉट डिल्यूट इटसेल्फ, डिल्यूट करना, वहम में डालना। इंडिया की दूसरी वो है मस्ट प्रोसीड, प्रोसीड करना, आगे बढ़ना। अजम्पशन यानी ख्याल। केसेस जो हैं दोनों केसेस दोनों कंट्रीज के आर बीइंग लिंक्ड, उनको लिंक किया जा रहा है पैसिव वॉइस में, कंटिन्यूस टेंस में। कह रहा द स्टार्क डिफरेंस इन द मोदी गवर्नमेंट्स outraged denial of the Canadian charges while providing a sympathetic ear for the American charges may prove untenable। कह रहे जो स्टार्क डिफरेंस है, जो साफ साफ दिखाई देने वाला फासला है, फ़र्क है मोदी गवर्नमेंट के आउटरेज डिनाइल में। आउटरेज यानी आउटरेज से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, डिनाइल यानी मना कर देना, खंडन कर देना। तो जो मोदी गवर्नमेंट ने गुस्से से खंडित किया है, मना किया है कनाडा के आरोपों का, जबकि ये काम किया है प्रोवाइड करते हुए एक सहानुभूति भरा सिंपैथेटिक कान। प्रोवाइड अ सिंपैथेटिक ईयर यानी सहानुभूति के साथ में सुनना, और किसको, अमेरिका के चार्जेस को। कह रहा है जो डिफरेंस है ना, कनाडा को आंख दिखाई और अमेरिका से ऐसे आंख झुका करके उसके चार्जेस को सुन लिया, हाँ 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 गलती हो गई। कह रहा है ये डिफरेंस जो है ये प्रूव होगा अनटेनेबल, बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिफाइड। ये डिफरेंस जो है बहुत इलॉजिकल है, क्योंकि दोनों बात एक ही कर रहे हैं, एक की सुन रहे हो दूसरे की नहीं सुन रहे आप। कह रहा है क्योंकि एज द ट्रायल इन द यूएस प्रोग्रेसेस, ये तब अनटेनेबल जो है प्रूव होगा जैसे जैसे ट्रायल अमेरिका में प्रोग्रेस होता है। आगे कोर्ट के अंदर अमेरिका इंडिया से पूछ सकता है, अमेरिका यूएस की कोर्ट्स जो हैं, कि आपने कनाडा के टाइम ऐसा क्यों बोला, हमारे टाइम आपने सुना, वहाँ पे क्यों नहीं सुना आपने। तो हमारी बातों को ही हमें समझ गए ना, हम पे वार किया जाएगा हमारे ही रिस्पॉन्स को लेकर के। डिफरेंस की वो है मे प्रूव अनटेनेबल, अनजस्टिफाइड, इलॉजिकल, आपको बताया था, इनडिफेंसिबल। ट्रायल की वो है प्रोग्रेसेस। इसका रीज़न ये है कनाडा से कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे हैं नहीं, छोटा मोटा ट्रेड है हमारा, मेरे ख्याल से 10-12 बिलियन डॉलर से भी कम होगा। यूएस से 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जिसमें यूएस को एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो यूएस को तो आंख नहीं दिखा सकते ना, वो ट्रेड बंद कर देगा सारा, ये आईटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी कल, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। तो हमारी मजबूरी है, यूएस की बात को सुनना पड़ रहा है और कनाडा से हम आंख दिखा पा रहे हैं, है ना। पर ये फ़र्क है दोनों के सामने हमारे रिस्पॉन्स का। कह रहा है जी इट इज़ इन इंडियाज़ इंटरेस्ट टू क्लैरिफाई वेदर इट बिलीव्स मिस्टर यादव वॉज अ रॉग एजेंट। अब देखो कितनी समझदारी के साथ में अच्छी बात कर रहे हैं। कह रहा है जी भारत के इंटरेस्ट में है इस चीज़ को क्लैरिफाई करना, हाँ या ना, कि मिस्टर यादव क्या एक रॉग एजेंट था। रॉग का मतलब है काबू से बाहर, अनकंट्रोल्ड। एजेंट आप समझते हैं, क्या भारत ये कहना चाह रहा है कि विकास यादव ने किया होगा, हमें नहीं पता, हमारा आदमी था लेकिन रॉग एजेंट था, हमारे कहने से बाहर था। या फिर और वॉज कैरिंग आउट ऑर्डर्स फ्रॉम सीनियर ऑफिशियल्स, या फिर वो एक हमारा ही मुलाजिम था और ऑफिशियल्स जो सीनियर्स के ऑर्डर्स आए थे उन्हीं को ही कैरी आउट कर रहा था। और कब, व्हेन ही एलिजिडली प्रॉमिस्ड 2-3 कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स अ मंथ अगेंस्ट टारगेटेड मेंबर्स ऑफ द डायस्पोरा। जब उसने कथित तौर पे प्रॉमिस किया कि 2-3 लोगों की किलिंग करेगा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करेगा हर महीने, और ये होंगी टारगेटेड मेंबर्स के सामने, भारत की डायस्पोरा के, भारत के प्रवासियों में से कुछ जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं जैसे खालिस्तानी, 6 फॉर जस्टिस, पोएटिक जस्टिस, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी है सब, है ना, एनजीओज रजिस्टर किए हैं अमेरिका में। काम जो है अलगाववादी सारे काम है, सेपरेटिस्ट होने के। तो इसने शायद विकास यादव ने ऐसा बोला होगा कि महीने में 2-3 करके मैं इनको निपटाता जाऊंगा। तो क्या ये अपने हिसाब से कर रहा था या इसको ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स थे सरकारी कर्मचारियों के, ये भारत को क्लैरिफाई करना चाहिए। इट की वर्ब है इस, ठीक है, इट आया इंडिया के लिए, इट की वर्ब है अगेन बिलीव्स इंडिया के लिए, मिस्टर यादव की वर्ब है वॉस। रॉग का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो अपनी मनमानी करे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हाथ से बाहर निकल जाए। और दूसरी वर्ब है वॉज कैरिंग, है ना, कैरी आउट करना, किसी चीज़ को अंजाम देना। डायस्पोरा एक वन वर्ड है एक्सपैट्रिएट्स और माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स के लिए जो किसी कंट्री में प्रवासी ग्रुप होते हैं, डायस्पोरा। कह रहा है जी वाइल द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ सिंस कन्फर्म्ड दैट ही नो लॉन्गर वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट
द इंडाइटमेंट क्लेम्स दैट ही वॉज एम्प्लॉयड बाई इंडियाज कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर विच द R&AW इज रन। कह रहे जहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, विदेश मंत्रालय है जयशंकर जी का, उन्होंने तब से ही कंफर्म कर दिया है, जब से घटना हुई, हैज़ सिंस कन्फर्म्ड, कि ये जो आदमी है विकास बिल्कुल भी काम नहीं करता है भारत सरकार के लिए, हमसे नहीं जुड़ा हुआ। जहाँ ये बात हमारे विदेश मंत्रालय से साफ हो चुकी है। वहीं अमेरिका का जो इंडाइटमेंट केस है वो ये दावा करता है कि ये एम्प्लॉयड था भारत के कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा, जिसके अंडर में भारत की सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी आती है, R&AW। कह रहा है जी, वेदर द ट्रूथ लाइज इन इनकॉम्पिटेंस और कॉम्प्लिसिटी, द इमेज ऑफ गवर्नमेंट्स इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस इज डिम्ड। अब कह रहा है जी, चाहे सच छिपा हुआ है हमारी इनकॉम्पिटेंस में, हमारी, अब बोलना नहीं चाहिए वर्ड, क्या होता है इनकॉम्पिटेंस, आपकी नकारापना। कोई काम करने गए थे और वो भी ठीक से नहीं कर पाए, और ना तो मार पाए, और है ना, खाया पोया कुछ है नहीं, गिलास थोड़े बारह आने, पन्नू वहाँ जिंदा है और आपका केस पड़ा हुआ अलग से। चाहे ये सच छुपा है हमारे नकारेपने में, इनकॉम्पिटेंस में, हम ये काम कर ही नहीं पाए, या फिर हमारी कॉम्प्लिसिटी में, हमारी लिप्त होने में, इस काम में इन्वॉल्व होने में। जो इमेज है ना भारत की सरकारी एजेंसियों की और नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस की, वो डिम हो गई है, बहुत धूमिल हो गई है, धीमी हो गई है। ट्रूथ की वर्ब है लाइस, इमेज की वर्ब है डिम्ड होना, धूमिल होना, डल होना, है ना। एक तरफ इजराइल है जो पेजर अटैक कर दिया, उसने सालों से प्लानिंग करके बैठा था ना, अचानक से पेजर फाड़ दिए सारे। तो इस तरीके से हमारा जब कंपैरिजन होता है तो लग के देख के ऐसा लगता है कि बड़ी कमज़ोर सुरक्षा एजेंसियां हैं, कुछ ढंग से प्लान बना नहीं पाती हैं। कह रहा जी, इफ़ द गवर्नमेंट प्रोसीड्स टू प्रोसिक्यूट हिम और टर्न हिम ओवर टू द US एजेंसीज, इट मस्ट ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन द मोरल ऑफ अदर ऑपरेटिव्स एसेइंग फ्यूचर ऑपरेशंस। कह रहा है अगर सरकार हमारी प्रोसीड करती है इस चीज़ को कि प्रोसिक्यूट करे, प्रोसिक्यूट करना है केस चलाना, कि केस चलाए इस विकास यादव पे, या फिर टर्न हिम ओवर कर दे, उसको सौंप दे, ट्रांसफ़र कर दे अमेरिका की पुलिस को। कह रहा है सरकार ने अगर दोनों में से कोई भी काम किया तो इसको ये चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर कंसीडर करना है, और इम्पैक्ट है मोराल पे या कॉन्फिडेंस पे हमारे दूसरे एजेंट्स का, जासूसों का, ऑपरेटिव्स का, स्पाइस का, जो ऐसे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर ऑपरेशंस की। सब सारे स्पाइस को यही लगेगा ना कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल तो ठीक, लेकिन ऑपरेशन अगर ढंग से नहीं हुआ तो इंडिया तो बाद में अपना स्पाई जो है, जासूस जो है, उसका समझ के ना उसके ऊपर से हाथ हटा लेता है, बोल देता है रॉग एजेंट था, हमारे बस से बाहर था। तो इससे उनका मोराल जो है, उनके जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो भी खराब होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। गवर्नमेंट की वर्ब है प्रोसीड्स, दूसरी वर्ब है टर्न हिम ओवर। टू टर्न समबडी ओवर यानी उसको दूसरे को सौंप देना, अरेस्ट करके दूसरी जगह उसको हैंड ओवर कर देना। चलिए, मोरल आप समझते होंगे, मॉरल यानी नैतिकता, एथिक्स आपके वैल्यूज़, और मोराल का मतलब होता है आपका कॉन्फिडेंस, अंदर का जो है आत्मविश्वास। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, मोराल में ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लास्ट में भी ई आता है, ऐसे इसको याद रखना। ठीक है, आज के क्विज में मैंने पूछे मैं सही वर्ड को यूज़ करना है, मोरल की जगह मोराल नहीं आएगा, ऐसे करना, किसी चीज़ के लिए भरसक कोशिश करना, अटैम्प्ट करना। कह रहे जी, अबव ऑल द गवर्नमेंट मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट इट्स पॉलिसी ऑन ट्रांसनेशनल किलिंग्स। कह रहा है जी, सब बातों की बात ये है, गवर्नमेंट को और ट्रांसपेरेंट होना होगा अपनी पॉलिसी को लेकर के ट्रांसनेशनल किलिंग्स पे। सरकार को बताना होगा कि ये सब काम जो है करते हैं, ये हम नहीं करते हैं। इफ़ इट डज नॉट अलाउ सच ऑपरेशंस इट शुड नॉट, देन इट इज़ टाइम फॉर अ मोर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अगर ये ऐसे ऑपरेशंस को अलाउ नहीं करती है भारत की सरकार, जो कि इसको नहीं करना भी चाहिए, इट शुड नॉट, देखो एंड इट शुड नॉट क्या, नहीं करना भी चाहिए। कह रहा है अगर ऐसा केस है ना, तो ये वक्त आ गया है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे से जांच हो, इनटू इट्स इंटरनल प्रोसेसेस, भारत की अंदरूनी जो है मामलों में, प्रोसेसेस में, एज वेल एज अ मोर रियलिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन। साथ ही साथ और ज़्यादा रियलिस्टिक इवोल्यूशन की, और ज़्यादा सच्चाई के साथ में जायजे की, मूल्यांकन की भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की या कूटनीतिक रिश्तों की। अगर नहीं करते हैं, और हमें करना ही नहीं है सब काम, है ना, ये सब काम हमारे बस के नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नाम क्यों उछल रहा है, हमारे ऑफिसर्स का नाम क्यों उछल रहा है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे क्यों ख़राब हो रहे हैं US कनाडा के साथ। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। मेरे को इजी लगा आर्टिकल, शुरू में लग रहा था पढ़ाने के वक्त, पढ़ाने से पहले कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते फ्लो बन गया है ना। क्वेश्चंस पे आ जाओ अपने, पैरा जंबल सेट है आपका। वीडियो को पॉज करो, एक ट्राई खुद से दो।
मीनिंग पहले निकाल लो कम से कम, फिर मैं सीधे आपको आंसर ही करवाऊंगा अभी, है ना। मीनिंग खुद से आपको निकाल लेना, बहुत ईजी है चारों। देखो सबसे पहले आएगा डी। यहां बताया गया अमेरिका के चार्ज हैं भारत के एक ऑफिशियल पे, इसने डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग को खराब कर दिया है, भारत के रिश्ते जो है खराब हो गए हैं, डिप्लोमेसी जो है थोड़ी सी प्रेशर में है। डी के बिल्कुल बाद आएगा सी। आपको लग सकता है कि बी आ जाए क्योंकि यूएस के चार्जेज हैं और बी में भी यूएस के चार्जेज हैं, लेकिन बी के अंदर जो है ना, यहाँ पे ट्रांसनेशनल किलिंग्स की बात हो रही है, खालिस्तानी एक्टिविटीज़ की, और यूएस के चार्जेस में ये इंक्लूड है, लिंक करते हुए विकास यादव को। ये लिखा हुआ है बी में। डी के बाद बी बनता है, लेकिन सी का बनने का ज़्यादा चांस इसलिए है क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगी। भाई यूएस के चार्ज लगे, डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग खराब हुई, प्रेशर और बढ़ गया, डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड प्रेशर है हमारे ऊपर, जब कनाडा और यूएस दोनों ने कोऑपरेशन के लिए हमें परस्यू किया, हमें पुश किया। समझ पा रहे हो ना। भारत पे डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ा, प्रेशर और बढ़ा जब कनाडा भी शामिल हो गया। यूएस के चार्जेस में ये लिखा हुआ था कि हमारा एक आदमी जो है खालिस्तानी पन्नू को मारना चाहता है, और लास्ट में गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना होगा कि विकास यादव एक हाथ से बाहर निकला हुआ एजेंट था या हमारे इशारों पे काम कर रहा था। मेंस लेवल का है, थोड़ा सा अंदर घुसोगे तो आपको ठीक लगेगा। ये टेक्निकली बनना चाहिए DCBA, और हो सकता है आपको लग रहा हो सर DBCA बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन DBCA कहीं आंसर्स में नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर डी के बाद बिल्कुल बी लगाऊंगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, पर वो आंसर्स में नहीं है, जानबूझ करके नहीं रखा है ताकि आपको कंफ्यूज ना किया जाए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है जी 5 आइज ने डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए हुए हैं, क्यों अपनाए हुए हैं, क्या डबल स्टैंडर्ड है उनके? आराम से पॉज करके देख लो इसको। देखो डबल स्टैंडर्ड यही है, ये सब बदमाशियां करते आए हैं, मरने मरवाने वाली। दे हैव रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांसनेशनल किलिंग्स देमसेल्व्स। ये डबल स्टैंडर्ड है। जो काम आप खुद करते हैं दूसरे को आप कैसे बोल सकते हैं कि हमें बताओ आपने किया या नहीं किया। चलो कह रहे जी आर्टिकल क्या इंप्लाई करता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर इंडिया विकास यादव को यूएस को दे दे या उस पर यहीं पे केस चलवा दे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस या नतीजा क्या होगा? अरे इससे कुछ नहीं होगा भाई, हमारे जो एजेंट हैं जो सच में देश के लिए काम कर रहे हैं, है ना, इन अलगाववादियों खालिस्तानियों को हैंडल कर रहे हैं बाहर से, देश से बाहर जा करके, उनका मोराल या उनका कॉन्फिडेंस टूटेगा। ठीक है, द मोराल ऑफ अदर ऑपरेटिव्स कुड बी अफेक्टेड। ईजी है ना क्वेश्चंस। चलो अभी बीच में खुद कर लोगे आप। रीक ऑफ, स्मैक ऑफ, चारों में से सही स्पेलिंग आपको ढूंढनी है, गलत वाली आंसर नहीं बनेगी, सही वाली बनेगी, ठीक है, देख लेना। डायस्पोरा का मीनिंग पूछा है, मोराल वर्ड का मीनिंग पूछा है आपसे, स्पिरिट, एथिक्स, रोग या इंडिफेंसिबल, और लास्ट में पूछा है इडियम क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। करवाई थी ना इडियम शुरू में। चलो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाले हुए हैं, वीडियो के नीचे जाके चेक करें, खुद से अपने आंसर्स निकालो, फिर मेरे आंसर से मैच करना। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और दूसरी आपको एरर जरूर मिलने वाली है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। फर्स्ट कमेंट में अगेन आंसर्स हैं, चेक करके बताना आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखी, समझ में आई तो दिखना सर पीडी पूरा देखा, और इंटरेस्टिंग लगा तो पीडी सर पीडीआई, है ना, ये पीडीआई से आपका फीडबैक मुझे मिल जाता है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।